तो गाइज़ हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बात कर लेते हैं देखो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बारे में। कंपनी के अंदर जो न्यू रिक्रूटमेंट के लिए है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, ये जो रिक्रूटमेंट है ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए निकली है। जो डिप्लोमा इंजीनियर्स हैं उन्हों के लिए रिक्रूटमेंट निकली है, और वो भी इलेक्ट्रिकल एंड सिविल वालों के लिए। तो जो लोग इससे रिलेटेड नहीं हैं वो लोग वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन जाने से पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो होने में थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब वीडियो को। तो जो वैकेंसी है वो निकली है इसके अंदर फील्ड सुपरवाइज़र के बेसिस पर, मतलब कि फील्ड सुपरवाइज़र इसकी जो डेजिग्नेशन होने वाली है वो रहने वाली है दोनों ही पोस्ट के लिए, चाहे बात कर लें इलेक्ट्रिकल के लिए चाहे बात कर लें सिविल के लिए। अब अगर बात करें जो टोटल वैकेंसीज़ हैं, जो इलेक्ट्रिकल है उसके अंदर 18 वैकेंसीज़ हैं और सिविल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 वैकेंसीज़ इन्होंने निकाली हुई हैं। इन्हों का जो ब्रेक डाउन है मतलब कि डिफरेंट पोस्ट के लिए वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एज़ पर योर जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट जो चीज़ निकल कर के आती है वो देख लेते हैं हम, वो है हमारे लिए जो एज लिमिट कितनी रखी है इन लोगों ने, वो हम देख लेते हैं। एज लिमिट देखो, जो 16/10/2023 है तब तक 29 ईयर्स होनी चाहिए। ये मेरे को थोड़ा सा और लगा क्योंकि यहाँ तो 28 साल होता है या फिर 30 ईयर्स होता है, ये 29 ईयर्स इन्होंने रख दिया है बीच में। तो पहली बार मैं देख रहा हूँ किसी की 29 ईयर्स रखी गई है। तो ये जो एज है ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए। इसके अलावा जो आपको रिलैक्सेशन मिलती है SC ST वालों को या फिर PWDs वालों को, एज के अंदर जो रिलैक्सेशन मिलती है वो इसके अलग और मिलेगी, बट ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये रखी गई है। जो डेट ऑफ कट ऑफ डेट है या फिर एज लिमिट है वो ये है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ जो निकल कर आती है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब। तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल के लिए है नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, फील्ड सुपरवाइज़र हो गया। इसके लिए एजेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और टेक्निकल बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, विद मिनिमम 55% मार्क्स इन द जनरल कैटेगरी। OBC कैटेगरी मतलब कि आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल वालों को। बाकी SC ST सभी के लिए यही दिया हुआ है। फॉर द SC ST वालों के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना चाहिए था, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है। या फिर हायर टेक्निकल एजुकेशन लाइक BTech BE MTech MTech विद और विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। मतलब कि अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है और साथ में आपने BTech करी हुई है MTech करी हुई है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, और इसके अलावा तो आप एलिजिबल नहीं हो। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने केवल और केवल डिप्लोमा करा हुआ है विद और विदाउट, हाँ केवल जिन्होंने डिप्लोमा ही करा हुआ है वही लोग एलिजिबल हैं, इसके अलावा और कोई एलिजिबल नहीं है। तो आपने अगर BTech करी हुई है या फिर इससे ऊपर का कोई वो फील्ड करी हुई है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी जो फील्ड एक्सपीरियंस है वो इसमें मांग लिया गया है 1 साल का, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड के अंदर। तो ये भी आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि डिप्लोमा के साथ में आपको एक्सपीरियंस भी इसके अंदर शो करना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो वैकेंसीज़ है वो निकल कर के आती है जो सिविल इंजीनियर है, वो सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उन्हों के लिए। ये तो भी मैंने करा था। अच्छा वही एक्सपीरियंस वाला जो नोटिफिकेशन है वो। अब आते हैं हम सिविल वालों के लिए, ऊपर आते हैं सिविल वालों की जो वैकेंसी हैं उन्हों के ऊपर। तो सिविल वालों के लिए भी वही मांग लिया गया है 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड जो है। और इसमें भी सेम ही चीज़ बोल दी गई है कि हायर एजुकेशन हायर टेक्निकल एजुकेशन जो है क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। विद और विदाउट दोनों ही चीज़ लिखी, चाहे आपने डिप्लोमा करा हो विद और विदाउट डिप्लोमा, यानी कि आपने डिप्लोमा के साथ में करा हो या फिर डिप्लोमा के बिना करा हो या हायर एजुकेशन, आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को डिसअपॉइंटिंग लगी क्योंकि लोग बाग हायर एजुकेशन की तरफ तो जाते ही हैं, डिप्लोमा के बाद में BTech करते ही हैं MTech करते ही हैं, बट इन्होंने एलिजिबल ही नहीं रखा। मतलब ये कह रहे हैं कि आप डिप्लोमा ही करो केवल और आगे मत बढ़ो। तो ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो जाती है समटाइम्स। तो चलिए नेक्स्ट जो निकल कर आता है फील्ड एक्सपीरियंस जो है ये हो गया आपका 1 ईयर्स डिप्लोमा मस्ट पोस्ट क्वालिफिकेशन। मतलब कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, मतलब डिप्लोमा ख़त्म होने के बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं
जिन्होंने ITI करी होती है तो वो साथ साथ जो पार्ट टाइम करते हैं उसके साथ में ही अपना जो एक्सपीरियंस वो लगा देते हैं। तो उसमें बोल दिया है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड रहेगा 1 साल का रिलेवेंट फील्ड के अंदर। ओनली कैंडिडेट हैविंग रजिस्ट्रेशन, हाँ ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ मैं आपको शुरू में बताना भूल गया कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं यानी कि जिन्हों का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में जो रजिस्ट्रेशन करा हुआ है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इन स्टेट्स में जिन्हों का रजिस्ट्रेशन है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए, और कोई इसमें एलिजिबल नहीं होगा। तो मतलब कि बेसिकली कहने वाली बात ये है कि ये पोस्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स के लिए ही बनाई गई है स्पेशली। नेक्स्ट चीज़ जो निकल कर आती है कंपनसेशन बेनिफिट्स। अच्छा हाँ, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है इसके अंदर। तो पहला जो सॉरी, तो जो आपका पे बैंड रहने वाला है वो 23,000 से 1,05,000 का रहने वाला है। मतलब कि 23,000 आप जब ज्वाइन करोगे तब आपको मिलेगा, और हर साल 3% का इंक्रीमेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ये तो हो गया बेसिक। इसके अलावा आपको जो DA, HRA या फिर पर्क्स वगैरह जो मिलते हैं वो सभी यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 35% ऑफ द बेसिक पे। बेसिक पे कितनी है 23,000, इसके ऊपर 35% और मिलने वाला है आपको। तो ये चीज़ आपकी अच्छी खासी सैलरी इसमें इंक्रीज़ होकर के होने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि यही है। और इसके बाद में अदर बेनिफिट्स, जैसा कि मैंने बताया कि आपको HRA मिलने वाला है, TA, DA ये सभी मिलने वाले हैं। आपको जो मेडिकल जो फैसिलिटी होती है वो भी मिलने वाला है। और यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट पर विल बी एंटरटेन्ड मेडिकल वगैरह सब कुछ, वही चीज़ मैंने बता दिया आपको। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता रहेगा, और आपका जो बेनिफिट्स हैं वो इंक्रीज़ होते रहेंगे। रिलेटेड एंड कंसेशंस, रिजर्वेशन आपको वही जो मैंने आपको बताया, जो भी गवर्नमेंट के रूल होते हैं एज़ पर देयर रूल्स ही आपको जो जितने भी रिजर्वेशन के अंदर जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आते हैं कि हमारा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट हैविंग रजिस्ट्रेशन, वही वो चीज़ हो गई जो मैंने अभी बताई थी कि आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही आपका जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्क्रूटनिंग, मतलब कि जो आप एप्लीकेशन आप फिल करने वाले हैं सबसे पहले तो वहीं पर स्क्रूटनिंग होने वाली है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करा जाएगा, फिर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा और रिटर्न के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। कैंडिडेट क्वालिफाई इन द रिटर्न टेस्ट शैल बी एम्फेसाइज्ड इन द ऑर्डर ऑफ द मेरिट, मतलब कि उसी के बेसिस पर आपकी मेरिट बनने वाली है, जो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आने वाले हैं, और वहीं से आपकी फ़ाइनल मेरिट बन के आपका जो सिलेक्शन होने वाला है। जिन्हों की ज़्यादा मार्क्स उन्हों को आप क्वालिफाई करके, इन्होंने बोल दिया है कि वही लोग क्वालिफाई करके उन्हों को ही शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। द स्कीम शैल बी टेस्ट वुड बी एज फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द टेक्निकल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। मतलब कि आपने जो डिप्लोमा करा हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो चाहे सिविल का हो, आपके 50 क्वेश्चन उससे आने वाले हैं। वहीं जो एप्टीट्यूड है उसके 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने वाले हैं, जिसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग वगैरह हो गई, मैथमेटिकल एबिलिटी हो गई, ये सभी आपके इसमें आने वाले हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन टोटल निकल करके आ रहे हैं, और टोटल हो गए 75 क्वेश्चंस। तो इन 75 क्वेश्चंस को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। MCQ टाइप के ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो 4 जो आपको चॉइस है वो दी जाएंगी, और साथ ही में आपका देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये चीज़ अच्छी दिखी, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कि आप सारे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो आपके लिए नथिंग टू लूज़ है, आपको लूज़ कुछ नहीं करना, आपको बेनिफिट ही मिलेगा इसका। क्योंकि काफ़ी लोग अगर 4 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं तो एक आधा अटैम्प्ट उनका ठीक हो गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनकी मज़ा आ जाएंगे। तो ये चीज़ तो हो गई, मैंने सब कुछ बता ही दिया इसके अंदर, जो जो भी एलिजिबिलिटी मतलब कि जो क्वालिफ़िकेशन था, और जो आपके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है वो भी काफ़ी इजी है। एक ही जो स्टेप है वो केवल दिया गया है,
अब आते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो हैं इसमें दिए हुए हैं 40% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 30% फॉर द रेस्ट ऑफ द, जो इतने भी हैं SC ST वगैरह के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 30% मार्क्स रखे गए हैं। मतलब काफ़ी रिलैक्सेशन इसमें दी हुई है, तो काफ़ी ठीक लगा मेरे को, काफ़ी मतलब रिलैक्सेशन इसमें दी हुई है। 30% मार्क्स दिए हुए हैं केवल और केवल जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उन्हों के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन 1 and 2 फील्ड विल बी। अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कितनी रहने वाली है? तो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है आपकी 300 रुपीज़। जो मेन चीज़ निकल कर आती है 300 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, लेकिन जो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी हैं उन्हों को ही देनी है ये। इसके अलावा SC ST PWDs एंड एक्स सर्विसमैन्स इन्हों को एग्जम्प्ट कर दिया गया है फ़ीस से, मतलब कि इन्हों को कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी। तो ये जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हों को ही फ़ीस पे करनी है, तो उन्हों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी। इसके अलावा फॉर्म कैसे भरना है? फॉर्म भरने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है या साइट पर जाना है, उसके बाद में करियर सेक्शन में जाना है, देन जॉब अपॉर्चुनिटी ओपनिंग्स में जाना है और रीजनल ओपनिंग, देन नॉर्थ ईस्ट रीजन रिक्रूटमेंट एंड अदर ये डालना है। उसके बाद में मोड ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, मतलब कि उसके बाद में आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल वगैरह करके फिल कर देना है। बिफोर रजिस्ट्रेशन आपके पास में वही सब कुछ दिया है कि ईमेल आईडी होनी चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, स्कैन करा फ़ोटो होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको रेडी रखने हैं, या फिर आजकल तो सभी के पास में रहते ही हैं फ़ोन के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ही। फ़ीस भी आपको केवल ऑनलाइन ही फ़ीस पे करनी है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप ऐसा मत करिएगा कि वेट करते रहें, क्योंकि अगर आप फ़ीस पे नहीं करेंगे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, या फिर आपका जो एप्लीकेशन फाइनलाइज़ नहीं हो जाता जब तक, तब तक आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। बीच में छोड़ोगे तो आप फिर एलिजिबल नहीं रहोगे। अब आते हैं जो मेन डेट्स होती हैं, एलिजिबल जो कट ऑफ डेट्स होती हैं उनकी की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग ऑफ डेट क्या है? जो 25/9 मतलब कि ऑलरेडी फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, 16/10 मतलब कि इस महीने की 16 तारीख तक आपके जो फॉर्म्स हैं वो भरे जाने हैं। कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ द अपर एज लिमिट, मतलब जो एज लिमिट है उसके लिए जैसे कि ऊपर लिखा ही था कि आपकी 16/10/2023 तक आपकी ये एज होनी चाहिए, तो वो क्लोजिंग डेट हो गई, उसी दिन तक आपको अपना जो कट ऑफ डेट है वो निकल करके आ रही है। अब आते हैं डेट ऑफ जो एग्ज़ामिनेशन है वो कब होने वाली है, तो वो भी कुछ भी अनाउंस नहीं करा गया है, ये बाद में ये लोग अनाउंस करने वाले हैं। तो ये मोटा मोटी जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी। और बाकी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो इसे एक लाइक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।